जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अली ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम लोग संस्कृत के कहिए या फिर हिंदी कहिए या फिर नॉन हिंदी कहिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम लोग कहते हैं कारक। याद रखिए, यह एक जो ऐसा टॉपिक है जो कि नॉन हिंदी हो या उर्दू वाले स्टूडेंट हो या बांग्ला वाले हो या फिर उधर कोई लैंग्वेज वाले हो, उन सभी के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कारक। क्या नाम है बच्चों? कारक। तो आज हम लोग इसी कारक पर जिक्र करेंगे जो हिंदी व्याकरण का भी अंग है, संस्कृत व्याकरण का भी अंग है और नॉन हिंदी वालों के लिए भी जरूरी है। कारक जो है, अगर जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे कारक को, हम लोग तब तक संस्कृत के अनुवाद को भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, संस्कृत के अनुवाद को बनाने के लिए भी हम लोगों को कारक समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग समय न गवाते हुए कारक को देखते हैं कि कारक होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये परिभाषा पूरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए। जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। कोई भी शब्द अगर उसका संबंध क्रिया से है तो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, ध्यान दीजिएगा, राम आम खाता है, तो यहाँ हम लोगों का क्रिया क्या है बच्चों? क्रिया खाना है, ये हम लोगों का क्रिया है। तो इस खाने का संबंध किससे है? राम से है। क्या खाता है? तो आम खाता है बोल सकते हैं। कौन खाता है? राम खाता है बोल सकते हैं। यानी इससे क्रिया का संबंध राम से और आम से है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो उदाहरण दिया, ये जो परिभाषा दिया, उस परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि जो कारक है वो किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसको हम लोग कारक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का कारक क्या हो सकता है बच्चों? तो यहाँ पर हम लोगों का कारक हो सकता है राम और आम, दोनों कारक हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, परिभाषा को नोट कर लीजिए कि जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, कारक की मदद से हम लोग वाक्य को सजा सकते हैं। वाक्य को सजाने के लिए भी कारक की जरूरत होती है। जैसे राम आम खाता है लिखा हमने, तो कहाँ राम को लिखना है, कहाँ आम को लिखना है, कहाँ खाना लिखना है, ये सारे चीज डिपेंड करते हैं क्रिया पर, सॉरी कारक पर। यानी कहीं ना कहीं कारक के द्वारा हम लोग सेंटेंस को जो है सजाते हैं। जैसे मान ले लिया, एक सेंटेंस दे दिया है, राम कलम लिखना पत्र। अगर इसको सजाना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि राम कलम से पत्र लिखता है। यानी कहीं ना कहीं आप लोग देखिए, राम का भी यूज किए हैं, कलम का भी यूज किए हैं, पत्र का भी यूज किए, लिखना भी यूज किया। तो राम कलम लिखना पत्र नहीं लिख पाएंगे जी। हम लोग लिखेंगे कैसे? राम, या हम ऐसे लिख सकते राम कलम पत्र लिखता है जी, नहीं। यहाँ कहीं ना कहीं हमको से जोड़ना पड़ा। से कारक का चिन्ह है जिसके द्वारा हम लोगों ने इस चीज को जाना कि सेंटेंस को जो होता है वो सजाया कैसे जाता है। यानी सजाने के लिए भी हम लोगों को कारक का जरूरत पड़ता है। किसी भी सेंटेंस को सजाने के लिए हम लोगों को कारक का जरूरत पड़ेगा। जब तक हमारे पास कारक नहीं रहेगा बच्चों, हम लोग सेंटेंस को नहीं सजा पाएंगे, ये क्लियर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कारक की मदद से हम लोग वाक्य को सजाते हैं। कारक हिंदी और संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कारक हिंदी के लिए भी जरूरी है और संस्कृत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी कारक को नहीं समझेंगे हम लोग संस्कृत में अनुवाद नहीं बना पाएंगे और हिंदी में वाक्यों को सजा नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम लोग देखते हैं आगे। कारक के द्वारा हम लोग संज्ञा तथा सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ सीधे संबंध जान पाते हैं। हम लोग ये जान पाते हैं कारक के द्वारा कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध कैसा है। तो कहीं ना कहीं कारक जो है बच्चों हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनकर निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हिंदी और संस्कृत व्याकरण का। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिए, कारक के 8 प्रकार है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक। ठीक है बच्चों, और उसके बाद भी कुछ कारक है। ठीक है, कारक आते हैं, आप लोगों को समझ में आ ही गया क्या क्या है? ध्यान दीजिएगा।
पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। बच्चे अब हम लोग एक एक करके 8 कारक को समझते हैं। ठीक है, जब तक इन कारकों को नहीं समझेंगे हम लोग आगे अनुवाद नहीं बना पाएंगे संस्कृत में, ना ही हिंदी व्याकरण को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहला कारक लेते हैं, कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो काम करता है, जो भी व्यक्ति काम करता है उसे ये कर्ता कारक दिया गया बच्चों, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है उसको क्या करते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको, जो भी व्यक्ति काम करेगा उसे कर्ता कारक कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, जो काम करता है उसे हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्ब हो गया था इसीलिए आगे पीछे करना पड़ा वीडियो को। ठीक है, तो जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह होता नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ एग्जाम्पल दे देखिए, राम आम खाता है। अब बोलिएगा सर इसमें ने का चिन्ह कहा है? तो देखिए बच्चों, राम आम खाता है, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते ना, राम ने आम को खाया। अगर बोला जाए राम आम खाता है तो हम क्या जवाब देंगे, किसने आम को खाया भाई? तो राम ने आम को खाया, तो खाने वाला कौन है? राम है। तो जो काम करता है, तो खाने का काम करता है राम, तो राम कर्ता कारक हो गया। जैसे मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है बच्चों, मोहन किताब पढ़ता है, तो किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन हो गया हम लोग का कर्ता कारक। यानी कहीं ना कहीं जो भी काम करता है, काम करने वाले को हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। चाहे जो भी व्यक्ति अगर वो काम कर रहा है बच्चों, तो वो कौन कारक है? कर्ता कारक है। ठीक है, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है भैया, ध्यान दीजिएगा, गाय घास खाती है। तो कौन खा रही है घास? गाय खा रही है, तो गाय कौन कारक है? कर्ता कारक है। ठीक है बच्चों, तो ये कर्ता कारक हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कर्म कारक। अब आगे वाले कारक को भी हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए, जो दूसरा नंबर कारक है बच्चों हम लोगों का, वो दूसरा नंबर कारक है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी राम ने जो भी काम किया या मैंने जो भी काम किया, उसका फल, जिसका रिजल्ट जिस पर पड़ेगा उसको हम लोग कर्म कारक कहेंगे। और कर्म कारक का चिन्ह बच्चों को होता है। जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब क्या, राम आम को खाता है। तो देखिए, आम के साथ क्या क्या चिन्ह बच्चों? को का चिन्ह है। तो याद रखिएगा, जो कर्म कारक होते हैं बच्चों उसका चिन्ह को होता है। तो यहाँ पर कर्म कारक कौन है? यहाँ पर कर्म कारक आम है बच्चों। क्या है? आम। अगर वही रहेगा कि मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन किसको पढ़ता है बच्चों? किताब पढ़ता है। तो मोहन का चिन्ह क्या? ये पढ़ने का काम क्या चीज कर रहे हैं हम लोग? किताब को पढ़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए किताब मेरा कर्म कारक हो गया। गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। ठीक है बच्चों, तो गाय किसको खाने का काम कर रही है? घास को खाने का काम कर रही है। तो घास क्या हो गया मेरा? कर्म कारक हो गया। यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, यानी जो काम करते हैं उस काम का फल जिस पर पड़ता है। तो खाने का काम कर रहे हैं, तो खाने का फल किस पर पड़ रहा है? घास पर। पढ़ने का काम करे, पढ़ने का फल काम किस पर पड़ रहा है? किताब पर। ठीक है, यहाँ भी खाने का काम करे, खाने का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं बच्चों। और कर्म कारक का चिन्ह होता है, याद रखिएगा, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। क्या होता है? को होता है। उसके बाद अगला जो है वो है हम लोगों का करण कारक। करण कारक बच्चों क्या? करण कारक है अगला, ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चों? करण कारक। तो जो करण कारक होता है, कर्ता जिस साधन द्वारा काम करता है। जैसे मैं अभी आपको पेन के द्वारा पढ़ा रहा हूं, तो पेन मेरा करण कारक हो गया। आप आंखों के द्वारा देखते हैं, तो आंख आपका करण कारक हो गया। ठीक है, मैं किताब से लिखता हूं, किताब मेरा करण कारक हो गया। यानी कहीं ना कहीं कर्ता जिस साधन के द्वारा काम करता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों करण कारक। यानी जो करता है वो जिस साधन का यूज करके काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। करण कारक का चिन्ह से होता है। और कभी कभी करण कारक का चिन्ह के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा? जिस साधन के द्वारा हो। तो करण कारक ऐसे मोस्टली चिन्ह से होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको के द्वारा भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ कहा राम कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से। तो काम जो करने का साधन हो गया बच्चों राम का, क्या हो गया? कलम हो गया। इसीलिए कलम कौन कारक है मेरा? करण कारक। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख भी दिया कि राम कलम से लिखता है, तो यहाँ कलम करण कारक है। क्यों है? क्योंकि लिखने का साधन क्या है? कलम है। उसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं
कि हम लोग पैरों से चलते हैं बच्चों, किससे चलते हैं? पैरों से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यह चलने का साधन क्या है बच्चों? पैर है, ये होगा पैर है। तो जब पैर है तो पैर क्या होगा मेरा? पैर होगा हम लोगों का, सॉरी ये रो नहीं होगा, यही होगा। पैर क्या है? पैर साधन है, क्या चीज करने का? चलने का साधन है। तो पैर कौन कारक है बच्चों? तो पैर हमारा है कर्म कारक। उसी तरह रहेगा कि वह वायुयान से आता है, वह वायुयान से आता है बच्चों, यानी यहाँ किससे आता है? वायुयान से आता है। तो आने का साधन क्या हो गया बच्चों? वायुयान यानी हवाई जहाज। तो यहाँ पर मेरा करण कारक क्या हो गया? वायुयान का। तो ध्यान दीजिए, अगर करण कारक है तो उसके साथ से का चिन्ह नहीं। यहाँ भी करण कारक मैंने दिखाया, देख लीजिए, यहाँ भी मैंने करण कारक दिखाया। लोग पैरों से चलते हैं, वायुयान से आते हैं, तो याद रखिएगा करण कारक का चिन्ह से होता है। अब हम लोग अपने अगले कारक को देखते हैं कि अगला कारक क्या है। चौथा नंबर जो कारक है बच्चों वो है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, जैसे मैं भी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा मैं यहाँ पर आप जो हो गए वो संप्रदान कारक हो गए। कर्ता जिसके लिए काम करता है, मैं अभी आप पढ़ा रहा हूँ किसके लिए? तो आपके लिए, तो आप लोग हो गए संप्रदान कारक। ठीक है, वह आनंद के लिए खेलता है, खुशी प्राप्त करने के लिए खेलता है। किसके लिए खेलता है? तो खुशी प्राप्त करने के लिए खेलता है। तो वह खुशी प्राप्त करना क्या हो गया? संप्रदान कारक। तो याद गया, कर्ता जिस चीज के लिए काम करता है उसे हम लोग कहते हैं संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को या के लिए। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है बच्चों? को होता है या फिर के लिए होता है। तो संप्रदान कारक का चिन्ह को या के लिए होता है। जैसे राम मोहन को पत्र लिखता है, तो राम क्या चीज का काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। तो लिखना हो गया क्रिया, क्या चीज लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो लिखने का फल पत्र पर पड़ रहा है, तो पत्र हो गया कर्म हमारा। ठीक है बच्चों, लेकिन राम जो काम कर रहा है, राम जो काम कर रहा है, राम किसके लिए काम कर रहा है बच्चों? मोहन के लिए। तो यहाँ पर मोहन हो गया संप्रदान कारक। आप लोग देख लीजिए, इसके साथ मोहन के साथ क्या चिन्ह है? को है। तो राम किसके लिए काम कर रहा है? मोहन के लिए। तो मोहन संप्रदान कारक हो गया। जैसे पिता पुत्र के लिए मिठाई लाता है, तो लाना हो गया क्रिया। लाना क्या होगा बच्चों? क्रिया हो गया। मिठाई हो गया, किस क्या ला रहा है? तो मिठाई ला रहा है। फल किस पर पड़ रहा है? मिठाई पर पड़ रहा है। तो मिठाई हो गया हम लोगों का कर्म कारक। ठीक है बच्चों, लेकिन पिता जो काम कर रहा है वो किसके लिए काम कर रहा है? तो पिता काम कर रहा है पुत्र के लिए। तो पुत्र जो है हमारा वह हो गया संप्रदान कारक। बच्चों समझ में आया? पुत्र कौन कारक हो गया? संप्रदान कारक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, मोहन के साथ को जुटा हुआ है और पुत्र के साथ के लिए जुटा हुआ है। अगला जो है वह है अपादान कारक, पांचवा नंबर कारक। पांचवा नंबर कारक क्या हम लोगों का? अपादान कारक। ध्यान दीजिए, अपादान कारक क्या है? जब दो वस्तुएं अलग होती है, तो दो वस्तुओं के अलग होने पर जो वस्तु स्थिर रह जाती है उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है बच्चों, अब पेड़ से पत्ता टूट के अलग हो गया, तो पत्ता तो टूट के पेड़ से अलग हो गया, लेकिन अलग कौन हो रहा? पत्ता अलग हो रहा। स्थिर कौन रह रही है? स्थिर रह रही है पेड़। तो दो वस्तुओं के अलग होने पर जो वस्तु स्थिर रहती है, जो वस्तु क्या रहती है बच्चों? स्थिर रहती है, उस स्थिर वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। अगर दो वस्तु अलग हो रही है, उसमें जो स्थिर वस्तु है, स्थिर वस्तु को हम लोग अपादान कारक कहेंगे। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता, तो ध्यान दीजिए, पत्ता तो भैया वृक्ष से अलग हो गया, स्थिर कौन है? वृक्ष है। ठीक है, इसीलिए इसका चिन्ह इसके साथ क्या जुटा था? से। ध्यान दीजिएगा, से जो है हमारा करण कारक का भी चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर से का मतलब साधन होता है। और ये से जो है मेरा अपादान कारक का भी चिन्ह है बच्चों। और यहाँ पर से का मतलब होता है जुदाई या अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते वृक्ष से क्या हो रहा है बच्चों? अलग हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपादान कारक क्या है मेरा? वृक्ष है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, लड़के विद्यालय से आते हैं। कहां से आते हैं बच्चों? लड़के विद्यालय से आते हैं। ठीक है, तो लड़के विद्यालय से आते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को गौर करें तो ध्यान दीजिएगा, से का चिन्ह से किसके साथ है? विद्यालय के साथ है। तो विद्यालय जो है मेरा कैसा हो जाएगा बच्चों? विद्यालय मेरा हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, क्योंकि विद्यालय से बच्चे अलग हो रहे हैं, लेकिन विद्यालय अपने जगह में क्या बच्चों? स्थिर है। तो विद्यालय जब स्थिर है तो विद्यालय हम लोग का हो गया अपादान कारक। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब ये छठा नंबर कारक पड़ रहा है बच्चों, संबंध कारक।
कर्ता का संबंध जिस वस्तु या व्यक्ति से होता है, जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, उसका संबंध जिस वस्तु या व्यक्ति से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है से। नहीं नहीं नहीं, नहीं मिस हो गया। संबंध कारक का चिन्ह बच्चों या मिस लिखा के एडिटर से, तो ध्यान दीजिएगा। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। लेकिन मोस्टली आपको याद रखना का, के, की। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है बच्चों? का, के, की होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। संबंध कारक का चिन्ह से नहीं होता है, का, के, की या रा, रे, री होता है। जैसे राजा लोगों के पालक होते हैं। राजा किसके पालक होते हैं? लोगों के। तो राजा का संबंध किससे है बच्चों? लोगों से है। इसलिए यहाँ पर राजा कौन कारक है? या राजा संबंध कारक। ये भी मिस्टेक लिया गया, राजा नहीं लोक संबंध कारक है, क्योंकि राजा का संबंध किससे? लोगों से है, तो लोक संबंध कारक होंगे। राम मोहन का भाई है, तो राम का संबंध किससे? मोहन से है, तो मोहन संबंध कारक है। तो याद रखिएगा, यहाँ तो मिस्टेक लिखा गया, ऐसे को सुधार कर लीजिएगा। कर्ता का संबंध जिस वस्तु या व्यक्ति से होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की या रा, रे, री। जैसे राजा लोगों के पालक होते हैं, तो राजा का संबंध किससे? लोगों से है, तो लोग यहाँ संबंध कारक हो जाएगा। राम मोहन का भाई है, तो राम का संबंध किससे बच्चों? मोहन से है, तो यह मोहन हम लोगों का संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अगला अधिकरण कारक। देखिए, कर्ता जिस आधार पर काम करता है, जिस आधार पर काम करता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है में या पर। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है बच्चों? में या पर। जैसे मान लीजिए वृक्ष पर तोता है। तोता कहाँ है बच्चों? वृक्ष पर है, तो वृक्ष पर है तो पर हो गया, तोता का आधार क्या हो गया? वृक्ष हो गया। यहाँ पर वृक्ष कौन कारक है बच्चों? अधिकरण कारक है। ठीक है। लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। लड़के कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में, तो पढ़ने का आधार क्या है? विद्यालय है, तो विद्यालय अधिकरण कारक हो गया। तो देख लीजिए, हमने बोला था ना, चिन्ह में भी होता है, चिन्ह पर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वृक्ष पर है और विद्यालय में है, तो अधिकरण का कारक का चिन्ह में या पर दोनों हो सकता है। ठीक है, और जिस आधार पर काम करता है उसे हम लोग कहते हैं अधिकरण कारक। कर्ता, ये जो कारक है बच्चों, ये कारक के बिना आप लोग ना संस्कृत व्याकरण ढंग से कर पाइएगा, ना ही हिंदी व्याकरण। इसीलिए कृपया इस वीडियो को देख करके नोट कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से इस चीज को समझ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग ना संस्कृत को अच्छी तरह से समझ पाइएगा और ना ही हिंदी को। 8वां नंबर जो कारक है हम लोगों का, ये फाइनल कारक है, उसको कहते हैं संबोधन कारक। कर्ता को जिससे संबोधित करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, बहुत आदमी हे बोलता है, हे राम, राम को संबोधित किए हे से, तो हे हो गया हम लोग का संबंध कारक। ठीक है, इसके साथ ऐसा चिन्ह होता है, याद रखिएगा इस तरह का चिन्ह होता है। अजी, ये संबोधन कारक हो गया। तो आप लोग गौर करेगा, महिलाएं अपने पति को अजी करके बोलती है, तो ये संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि अजी बोलने का मतलब वो अपने पति को इंडिकेट कर रही है। यहाँ कहो लिखा गया बच्चों, कहो नहीं होगा, अहो, अरे, ये सब जो है वो संबंध कारक की गिनती में आता है। क्योंकि इस 8 कारक के चिन्ह को देख लेते। देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कौन से कारक का चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा, कर्ता का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या हो गया? कर्ता ने कर्म को। करण का चिन्ह होता है से। संप्रदान का चिन्ह होता है को, के लिए। ठीक है बच्चों, को, के लिए। अपादान का चिन्ह होता है से। संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण का चिन्ह होता है में, पर। संबोधन का चिन्ह होता है अजी, अजी, अहो, अरे। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। आप लोग ये चिन्ह याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यहाँ तक कि इंटर तक के ऑब्जेक्टिव में ये चिन्ह पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री। रा, रे, री ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, संबोधन अजी, अहो, अरे। देखिए इस तरह हम लोगों ने जो 8 कारक है उसको समझा। ठीक है, यहां तक ही नॉन हिंदी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो संस्कृत वाले हैं उनके लिए भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए संस्कृत में सबसे प्रमुख बात क्या निकल के आती है। देखिए
संस्कृत में जो विभक्ति होता है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ये प्रथमा का मतलब होता है बच्चों कर्ता कारक, यानी कोई भी कर्ता कारक में यही रूप लगेगा, ठीक है। द्वितीय का मतलब होता है कर्म कारक, क्योंकि कर्म 2 नंबर में होता है। तृतीय का मतलब होता है करण कारक, क्योंकि करण 3 नंबर में होता है। चतुर्थी का मतलब होता है बच्चों, चतुर्थी का मतलब होता है कर्ता कर्म कर्म कर्ता निकर्म करण संप्रदान कारक, ठीक है बच्चों। पंचमी का मतलब होता है अपादान कारक, क्या होता है, अपादान कारक, ठीक है बच्चों। षष्ठी का मतलब होता है संबंध कारक। सप्तमी का मतलब होता है अधिकरण कारक, संबंध कारक हो गया यहाँ अधिकरण कारक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी प्रथमा ये कर्ता कारक है तो उसमें यही तीनों रूप लगाएंगे हम लोग। कर्म कारक में ये तीनों रूप लगाएंगे, करण में ये तीनों, संप्रदान में ये तीनों, अपादान में ये तीनों, संबंध में ये तीनों, अधिकरण में ये तीनों और संबोधन में ये तीनों। ध्यान दीजिएगा यही रूप रहेगा। लेकिन यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बदल जाएगा। अगर प्रथमा एक वचन रहेगा तो ऐसे लगेगा द्विवचन में ये, बहुवचन में ये, ठीक है। द्वितीय एक वचन में ये, द्विवचन में ये, बहुवचन में ये। तृतीय एक वचन में ये, द्विवचन में ये, बहुवचन में ये। चतुर्थी एक वचन में ये, द्विवचन में ये, बहुवचन में ये। पंचमी एक वचन में ये, द्विवचन में ये, बहुवचन में ये। इस तरह करके हम लोग षष्ठी में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लगाते चल जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे हम लोग जो है संस्कृत का अनुवाद बेहतर तरीके से नहीं बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान में आ गया आप लोगों को कि कैसे हम लोगों को सेट करना है। अब ध्यान दीजिए, ये हम लोग आज जो रूप पढ़ रहे हैं, ये रूप है हम लोगों का बालक शब्द रूप। बच्चों कौन शब्द रूप है, बालक शब्द। इसको हम लोग कहते हैं अकारांत, क्योंकि लास्ट में बालक है, अ है, तो क्या बोलेंगे, अकारांत है ये। और अकारांत में क्या है बच्चों, पुल्लिंग है। अकारांत में क्या है ये, पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो बालक का क्या होता है, बालक प्रथमा में, द्वितीय में होता है बालको, तृतीय में होता है बालका, ठीक है। उसके बाद होता है बालकम, बालको, बालकान, कर्म कारक से। तृतीया में होता है बालकेन, बालके भ्याम, बालक है। अब बहुत आदमी बालके भ्याम को बालकाभ्याम भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, बालकाभ्याम भी लिख सकते हैं आप लोग। और अगला बालका है बालके भ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकेभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालक्यो, बालका नाम, बालके, बालक्यो, बालकेशु, हे बालक, हे बालको, हे बालक। तो याद दिया गया, बालकाभ्याम को हम लोग बालकेभ्य भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कभी अनुवाद में प्रथमा का यूज करना पड़े तो हम लोग इसी तरह करेंगे, द्वितीय में इस तरह, तृतीय में इस तरह, चतुर्थी में इस तरह, पंचमी में इस तरह, षष्ठी में इस तरह, सप्तमी में इस तरह, संबोधन में इस तरह। तो आप लोग बालक शब्द को बेहतर तरीके से उतार लीजिएगा। अब हम लोग इसी आधार पे एक और चीज का शब्द रूप देखने जा रहे हैं, वो है फल का, ठीक है बच्चों। देखिए फल का देखते हैं हम लोग। फल क्या है, गौर करिए, फल है अकारांत। क्यों अकारांत है, क्योंकि लास्ट में अ है। और इसको हम लोग कहते हैं निपुंसक लिंग। कौन लिंग कहते हैं बच्चों, निपुंसक लिंग, ठीक है, या क्लीब लिंग भी कहा जाता है बहुत जगह, याद रखिएगा। निपुंसक लिंग या क्लीब लिंग भी कहा जाता है। निपुंसक है ये ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो अगर फल रहता है, क्या चीज होता है बच्चों, फल। तो देखिए बालक को हम इसलिए नहीं रेस किए हैं क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं कि बालक के तरह ही उसको लिखना है। जैसे मान लीजिए ये अगर फल रहता है तो ये और ये और ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा फलम, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा फले और ये हो जाएगा फलानी। फलम, फले, फलानी। इसका द्वितीय भी सेम होगा, फलम, फले, फलानी, ठीक है बच्चों। लेकिन तृतीया के बाद सेम जैसा बालक शब्द रूप है वैसा ही हम लोगों का लिखाएगा। जैसे यहाँ बालकेन है तो इसको हम लोग लिख देंगे फलेन, ठीक है बच्चों। बालकेभ्याम है तो यहाँ फलेभ्याम या फलाभ्याम भी लिख सकते हैं। बालक है तो ये हम लोगों का हो जाएगा फले,
ऐसा में इसलिए नहीं मिटाते ताकि सेम समझ, यानी यहाँ के बाद यहाँ तक जो आएगा हम लोगों का बालक के तरह ही लिखाएगा। बालकाय है, फलाए, बालकेभ्याम है, फलाभ्याम या फलेभ्याम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बालकेभ्य, इसको हम लोग फलेभ्य भी कर सकते हैं। बालकात है तो ये हो जाएगा हम लोगों का फलात। बालकेभ्याम, फलेभ्याम या फलाभ्याम, बालकेभ्य, फलेभ्य। ठीक है बच्चों, ये इसलिए समझ में आ गया आप लोग कैसे कर रहे हैं। यानी अगर आप लोग बालक शब्द याद रखते हैं और उसके बाद प्रथमा और द्वितीय को याद कर लेते हैं फल का, तो फल मेरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, जैसे बालकस्य है षष्ठी में तो क्या हो जाएगा फलस्य। बालक्यो है क्या हो जाएगा फल्यो। बाल का नाम है क्या हो जाएगा फला नाम। बालके है क्या हो जाएगा फले। बालक्यो है क्या हो जाएगा फलयो। बालकेशु है क्या हो जाएगा फलेशु। हे बालका का होगा हे फलम, क्योंकि यहाँ पर प्रथमा वाला लिखा था तीनों वाला। हे फलम, हे फले, हे फलानी। तो देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बालक शब्द का एक अलग चार्ट बना के इसको उतार लीजिएगा, फल शब्द का एक अलग चार्ट बना के इसको उतार लीजिएगा। और इसको अगर आप लोग समझ जाते हैं तो इजी वे में आप लोग अनुवाद बना सकते हैं, क्योंकि जो अनुवाद है वो अनुवाद में मान लीजिए हम एक छोटा सा अनुवाद आप लोगों को यहाँ बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दिया हुआ है गाय मैदान में चरती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर गौर करिए, गाय तो करता है, चरना चरना जो है क्रिया है, तो कहाँ चर रही है गाय मैदान में। तो मैं किस में आता है याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस आधार पर काम होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और मैं जो है वो किसका चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। और अधिकरण कारक कहाँ आता है बच्चों मेरा सप्तमी में आता है मेरा अधिकरण। ठीक है बच्चों, और सप्तमी में क्या लगता है बालके बालक्यो बालकेशु या फले फलियो फलेशु। तो यहाँ पर क्षेत्र मैदान का होता है क्षेत्र, तो गाय का तो गाय ही लिख सकते हैं हम लोग, या धेनु लिख सकते हैं, गाम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं या धेनु लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैदान में मैदान का होता है क्षेत्र, तो हम लोगों ने देखा कि फले हो गया है, क्या हो गया बच्चों फले हो गया तो हो जाएगा क्षेत्र, तो हो गया धेनु क्षेत्र चरती, धेनु क्षेत्र चरती क्लियर। जैसे अगला है पिता पुत्र को फल देता, तो पिता हो गया कर्ता, देने वाला हो गया, काम करने वाला पिता हो गया, पिता कर्ता हो गया। तो पिता में प्रथमा लगेगा, प्रथमा क्या होता है पिता का पित्र, पिता का पिते लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। पिता पुत्र को किसका चिन्ह होता है द्वितीय कर्म का, तो कर्म में द्वितीय लगेगा क्या होता है फलम। तो पुत्रम होगा पिता पुत्रम, क्या देता है पुत्र को फल देता है, तो पिता पुत्रम नहीं पिता पुत्र को फल देता है। तो ध्यान दीजिए पिता जो काम करता है किसके लिए काम कर रहा है बच्चों पुत्र के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है पुत्र के लिए। तो पुत्र कौन कारक हो गया बच्चों पुत्र हो गया हम लोगों का संप्रदान कारक जो आता है चतुर्थी में। पिता जो काम कर रहा है संप्रदान कारक कर रहा है, काम कर रहा है पुत्र के लिए काम कर, जिसके लिए काम करता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। और उसका भी चिन्ह होता है को के लिए, कर्ता ने कर्म को, और इसका भी चिन्ह होता है को के लिए संप्रदान का। तो पिता पुत्र को फल देता है, तो पुत्र संप्रदान कारक होगा, तो क्या हो जाएगा पुत्राय, फल का होता है फलम ददाति, पिता पुत्राय फलम ददाति। ठीक है, एक एग्जाम्पल एक और अनुवाद देख लेते हैं हम लोग बच्चों, ध्यान से। अब इसे सेंटेंस करते हैं, वह वायुयान से आती है। ठीक है, तो भैया वह तो हो गया कर्ता, तो वह आती है, वह लड़की है तो सा होगा। ठीक है, किससे आ रही है बच्चों तो वायुयान से। तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि जिस साधन के द्वारा काम होता है उसे हम लोग कहते हैं करण कारक, और करण कारक हम लोगों का कितना में आता है बच्चों तृतीया में। अब बालक का तृतीया क्या होगा बालकेन, तो वायुयान का तृतीया क्या होगा वायुयानेन, सा वायुयानेन आगच्छति, सा वायुयानेन आगच्छति। ठीक है, उचित होता है राजा लोगों के पालक होते हैं बच्चों, किसके पालक होते हैं लोगों के। तो राजा पालक होते हैं किसके लोगों के, तो जिसके साथ कर्ता का संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक आती है हम लोगों का षष्ठी में, किसमें आती है षष्ठी में। तो राजा लोगों के पालक होते हैं, तो क्या हो जाएगा राजा जनानाम, क्यों जन, देखिए लोग का होता है जन, तो देखिए जन का क्या होगा जनस्यो जनयो जनानाम होगा बच्चों। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है लोगों के बहुवचन है, तो यहाँ जनस्यो नहीं लगेगा,
जनियो भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, जनानाम लगेगा, राजा जनानाम पालका भवती। तो इस प्रकार हम लोगों का कारक जो भी है समझ में आ गया। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग बेहतर तरीके से कारक को समझेंगे। कारक का कारक तो समझ ही गए हैं, बेहतर तरीके से कारक सेट किया जाता है कैसे संस्कृत में, इस चीज को समझेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके इसको आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।